एक बार फिर बहुत स्वागत दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। रोहन दुआ भी आ चुके हैं प्रोग्राम में। आप समीर चौगांवकर साहब हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में बने हुए हैं। आपने राहुल गांधी जी की रेलवे स्टेशन की यात्रा की तस्वीरें देखी, जिस पर हंगामा यह है कि क्या वो वहां पर एक्टिंग करा रहे थे, मतलब उनके साथ असली रेलवे के पायलट नहीं थे, ट्रेन ड्राइवर नहीं थे, क्या वो एक्टरों को साथ में लेकर के गए थे। ये बीजेपी का आरोप है। और यहां सरकारी लोग जो हैं सीपीआरओ बोल रहे हैं कि हमारे लोग तो नहीं थे, जाने कहां से आए थे। खैर, इस पर हम लोगों ने काफी बात कर ली। राहुल गांधी लेकिन आजकल जगह जगह विजिट करते हैं और उनकी टीम जो है उनकी पार्टी की ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी अब एक जन नेता हैं। राहुल गांधी समाज के, देश के हर तबके के दुख दर्द जानना चाहते हैं। बहरहाल, अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक भविष्यवाणी बताऊंगा। अब भविष्यवाणी की है व्यूअर्स लालू यादव जी ने। लालू यादव जी आजकल थोड़ा 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड के मसाले वाली बयान देते हैं। एक बार उन्होंने चुनाव में कहा था हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, बात खत्म, हंगामा शुरू। अब उन्होंने ये कहा है ये सरकार मोदी जी की अगस्त में गिर जाएगी, अगस्त में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। मोदी जी की सरकार की सेवाएं अगस्त में समाप्त। अगस्त कब? आज जुलाई है, एक महीना, मतलब 4 जून को नतीजे आए। जून में बनी सरकार, जुलाई अगस्त 2 महीने के अंदर अंदर सरकार धड़ाम। चलिए, लालू यादव जी को ऐसा लगता। लालू यादव ने बहुत राजनीति देखी है, की है, तो उनके पास ऐसी क्या बात है भाई जो हमको नहीं मालूम है। फिर बिहार से खबर उड़ती उड़ती पहुंची महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर फिर एक नेता खड़े हुए, वो भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, संजय राउत। संजय राउत आजकल उद्धव ठाकरे की उतनी बात नहीं करते जितनी वो बात, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की तो बात ही नहीं करते। मैंने उनके मुंह से नाम ही नहीं सुना उद्धव ठाकरे का काफी अरसे से। वो बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का दुख दर्द समझता है, राहुल गांधी का तूफान चल रहा है देश के अंदर। इस बार भी बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा लालू जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे चलने वाली, वो कहते हैं बैसाखी पर चलने वाली सरकार, ये जिनके भरोसे चल रही है, वो दोनों लोग बहुत दुखी हैं मोदी जी से। उनका मन नहीं लग रहा है सरकार में। उन दोनों का मंत्री बन गया। नायडू साहब अभी दिल्ली आकर के गए हैं। दिल्ली आकर के उन्होंने कम से कम 10 मंत्रियों से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे मंत्रियों से मुलाकात की। खबर यह कि वो अपने राज्य के लिए कुछ परियोजनाएं ले जाना चाहते हैं केंद्र से, और फिर भी वो दुखी बताए जा रहे हैं। बहरहाल, अब इसके पीछे क्या सच है और लालू जी भविष्यवक्ता कब से बन गए, ये हम आपको दिखाएंगे। तो पहले लालू यादव जी की बात, साथ में सुनिए संजय राउत की बात, फिर मैं पलटवार जो हुआ उन पर वो आपको दिखाऊंगा। पहले इन दोनों को सुन लीजिए। चुनाव कभी भी एक तरह करते हैं, दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वो डगमगा जाएगी और आने वाले पिछले 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? लालू प्रसाद, मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है सरकार गिर जाएगी? ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैसाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी का तूफान चल रहा है देश के अंदर। चुनाव खत्म हो गया तो तूफान उसके बाद शुरू हुआ है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, देखिए, एक तो है कि संजय राउत जी का इतनी जल्दी शरद पवार से भी भरोसा उठ जाएगा, ये थोड़ा चिंतनीय बात है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो वो पहले ही छोड़ चुके थे। वो भले शिवसेना में है, लेकिन महाराष्ट्र के गलियारों में, मुंबई के पावर कॉरिडोर में कहा जाता है कि वो ज़्यादा काम लगता है शरद पवार के लिए करते हैं। और अब तो लगता है वो और आगे की थोड़ी राजनीति देख रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा, कांग्रेस तो बची रहेगी। क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा बाईपोलर होगी ये राजनीति। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ पूरी तरह से एकजुट हुआ है, आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट बहुत बड़ा होने वाला है। और देखिए,
राहुल गांधी और उनकी जो कांग्रेस है वो इस बात को समझती है, इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ वो इसी काम पर लगी हुई है। आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, लोग टूटते रहे, लेकिन वो एक काम पर लगे हुए हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। दूसरे लोग मजबूरी में उनको ठीक कर रहे हैं। लालू जी का तो पुत्र मोह का मसला है भाई। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कह देते कि बिहार की सरकार गिर जाएगी। वो कहते तो लोग थोड़ा मान भी लेते। अब सरकार तो कोई भी कभी भी गिर सकती है, अगर 272 प्लस एक पार्टी के पास नहीं तो कोई भी गिर सकती, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। और लालू जी देखिए, भारतीय राजनीति में हास्य के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, गंभीर राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता रहे हैं कि 2005 के बाद बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ गंवा के नीतीश जी के पीछे आना पड़ा था। उसके अलावा कभी राजनीति में सफल इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, बताइए ना मुझे कौन सा गंभीर बयान है, एक मुझे बताइए, सीरियसली कह रहा हूं। देश में मुसलमानों को वो बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, बहुत ताकतवर नेता हैं, लेकिन कोई ये कहे कि उनका बयान कोई एक बात बताइए जो गंभीरता से उन्होंने कही। वो तो जाने इसीलिए जाते हैं, वो भब इसी टाइप के लिए तो जाने जाते हैं ना। वो तो पत्रकार भी ऐसे पता नहीं कैसे थे कि कुछ बोल देते थे, उसको कहते थे लालू जी का अंदाज है। मतलब मैं तो समझता हूं कि उसका जवाब देना चाहिए अगर इस तरह से कोई बात करे कोई भी नेता। अच्छा ठीक। अरे जरा जो जवाब लालू जी को मिला है, नीरज कुमार जी जेडीयू के हैं, वो कह रहे हैं भाई कब ये ज्योतिषी बन गए, भविष्यवक्ता बन गए, हमको पता नहीं। अच्छा, इतना ही भविष्य जानते हैं तो जेल जाने वाले हैं, पता होना चाहिए था। अब ईडी सीबीआई आने वाली है, ये भी पता होना चाहिए था उनको, वो क्यों नहीं पता चला। नीरज कुमार जी को सुनिए, फिर बीजेपी के मंत्री नित्यानंद राय को सुनिए, चिराग पासवान ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अब इतने लोग जो है इनको जवाब दे रहे हैं, क्या पता कोई इनको गंभीरता से ले रहा हो, हम और आप नहीं ले रहे। सुनिए जरा। दौर बदला, समय बदला, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गए, एक नया रोजगार ढूंढ लिया। जनादेश का सम्मान नहीं। 2004 में कितने सांसद थे, जरा कृपा करके मेमोरी पावर ठीक है ना लालू जी। और राजनीतिक भविष्यवक्ता इतने अच्छे अगर आप हैं तो आपको इस बात का एहसास था कि नहीं कि हमको घोटाला में सजा मिलेगी। आप भविष्य देखे थे कि नहीं अपने बेटा बेटी का कि उनको सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ेगा, जहां आपके नाम के साथ पुकारा जाएगा लालू प्रसाद पिता, बेटा तेजस्वी यादव हाजिर हो। यह दुर्दिन होने के बावजूद अरे जनादेश का सम्मान भी है, 2029 तक सरकार भी चलेगी और भ्रष्टाचारी एक एक करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल तक पहुंचेंगे। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। चिराग पासवान का बयान देखिए साहब, सुनने लायक है, बात करने लायक है। उनका भाई कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता को फंसा के रखने के लिए, इन्वॉल्व रखने के लिए, भाई घास थोड़ी छीलेगा 5 साल, अब क्या करेगा, काम पे लगे रहो, जाओ जनता के बीच में जाओ, क्षेत्र में जाओ, उनको मोटिवेशन देना, इसीलिए वही बात कह रहे हैं। रोहन कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं सौरभ, मुझे लगता है बड़े बेबुनियाद किस्म के बयान आ रहे हैं अभी तो। हालांकि जो बयान है वो शायद कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसके लिए प्रिपरेशंस हो रही हैं। बट मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ सौरभ कि जब इस तरीके के बयान आते हैं तो लालू यादव ये नहीं सोचते कि अपनी पार्टी को मजबूत कितना करना ज़रूरी है। हाल ही में चुनाव हुए लोकसभा के, आप उनकी पार्टी की टैली देख लीजिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिए और आरजेडी की परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी पार्टी को पहले मजबूत करने पे फोकस करना चाहिए। अपने परिवार को फोकस करने पे ज्यादा फोकस रह गया उनका। अब पार्टी को ज्यादा मजबूत करें नहीं, तो वो कोशिश तो नहीं है कि भाई जो शुरुआत से, जैसे कि 1/3 प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बैसाखी पर चल रही है मोदी सरकार, उसी कड़ी में भाई ये लोगों के बीच में ये मैसेज डाले रखो कि सरकार कमजोर है, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है। वो चला गया सिक्का जब चलता था मोदी का, अब वो दौर नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को 28 साल हो गए, अभी कल ही उनका स्थापना दिवस मना 28 साल का। कल ही तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि चुनाव के लिए बिहार में तैयार रहिए। ये अगले साल नहीं है, 2-4 महीने 6 महीने में चुनाव हो सकते हैं बिहार के अंदर, तो हमें विधानसभा की भी तैयारी करना है। बेटा विधानसभा की तैयारी कर रहा है, पिता लोकसभा की तैयारी की बात कर रहे हैं।
कि मोदी की सरकार कभी भी जा सकती है। देखिए 28 साल के राजनीतिक अगर देखें लालू प्रसाद यादव का पार्टी स्थापना के बाद से तो बड़े बड़े पद पे रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बेटा उप मुख्यमंत्री 2-2 बार रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक कद लालू का रहा है और उसके बाद उनके बेटे ने उसी तरीके से अपना कद बना के रखा है कि अगर तेजस्वी कुछ बोलते हैं तो उस पर पार्टी को रिएक्ट करना पड़ता है। और बिहार की राजनीति में तो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भले ही भारतीय जनता पार्टी अब एक सीट ज्यादा हुई हो, लेकिन बिहार में तो आज वो नीतीश से काफी बड़ी ताकत तेजस्वी यादव रखते हैं, ये नीतीश भी जानते हैं। जहां तक संजय राउत की बात है, देखिए संजय राउत तो चतुर राजनीतिज्ञ है, उनको फिर से राज्यसभा जाना है, अब 3 साल कार्यकाल बाकी है उनका, तो वो जानते हैं भाजपा तो भेजेगी नहीं, उद्धव तो मुझे मना नहीं करेंगे, तो कोई एक सपोर्ट तो लगेगा ना, तो किसका टेका मिलेगा? तो राहुल गांधी को पकड़ लो, उद्धव तो मुझे इतनी तारीफ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मतलब कि कांग्रेस के नेता भी कभी शायद इसलिए करते हैं कि जब उनका नाम चले तो अगर उद्धव आनाकानी करे तो राहुल गांधी कह दे नहीं संजय राउत को राज्यसभा भेजोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। तो वो अपना राज्यसभा कार्यकाल देख रहे हैं जो 3 साल बाद उनको फिर से चाहिए, तो संजय राउत तो अपनी राजनीति देख रहे हैं। जहां तक लालू की बात है, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के अंदर आज भी तेजस्वी यादव बड़ी ताकत बने हुए। विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले, और जिस तरीके से नीतीश की सरकार को लेकर कहा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसके बाद जिस तरीके से जनता का भी जो मैसेज जा रहा है, तो ये विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है। भले केंद्र में किसके लिए आसान, नीतीश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। भले लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ कांग्रेस साथ में हो, माले साथ में है, तेजस्वी यादव बिहार के एक बड़े नेता बन चुके हैं और वो सबसे बड़ी चुनौती वही पेश करने वाले। पिछले विधानसभा चुनाव में और तेजस्वी अकेला लड़के जिसने जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बने थे, वो तो कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई, वरना वो मुख्यमंत्री बन जाते। मतलब ये बिहार के चुनाव की बात करें तो समझ में आता है, बाकी ये मतलब हम ही लोग को उलझाने के लिए तो नहीं कर लेते हैं, या हमारे लिए काम निकाल लेते हैं, चलो सुबह लग जाना तुम काम पे, तुमने दे दिया बयान। चिराग जी की बात सुनी हो ना, चिराग जी जो बोल रहे ना वो ठीक बात है, अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम तो देकर रखे ना। और फिर क्या है, मोदी जी का नाम ऐसा कि अच्छा ये सरकार गिरेगी तो एक नया तरीके का एक्साइटमेंट आता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, वो सारी बात है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव होना है और उसमें तेजस्वी और उनकी पार्टी एक मजबूत तरीके से, तो कार्यकर्ता कैसे उलझा रहे, कार्यकर्ता कैसे लगे, उसको कोई ना कोई काम देना पड़ता है ना कार्यकर्ता को। तो वो काम ये है कि ठीक है अब मोदी जी के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी और ये सरकार गिर जाएगी और इस पर काम करेंगे, इस बात को मतलब मैं हास्यास्पद भी नहीं मानता, एक पॉलिटिकल बयान है। नेताजी लालू जी इसी तरह की बात करते रहते हैं। और संजय राउत के लिए मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ कि भाई अपनी व्यवस्था भी तो करके रखनी चाहिए ना, तो वो व्यवस्था करके रखे हुए, लेकिन ये मानना कि अभी ये सरकार गिर जाएगी और बैसाखी 1991 के बाद 240 नंबर तो किसी के पास आए नहीं, आज तक नहीं आए, तो वो अपने आप में एक मजबूत सरकार है। 145 वाली चल गई, हाँ 145 वाली चल गई, 209 थी, 209 वाली चल गई, 232 की चल गई, 244 की चल गई, 165 की चल गई, तो वो सब सरकारें चलती रही हैं। इसलिए इस सरकार के गिरने पर तो कोई भी बात नहीं मान रहा, और उनका केवल मकसद है कि भाई कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जोश बना रहे हैं। बोला नायडू जी और नीतीश कुमार जी मन में बड़ा स्वस्थ है। कोई एक कारण तो देना पड़ेगा ना, हालांकि कोई कारण, इसमें कोई बहुत वो बात नहीं, मतलब हम भी इतना समय दे रहे थे, इसका मतलब हमको ज्यादा उलझाना चाहता है। वो भी हमको लगता है बिहार सरकार का ही बोल रहे, तो चूंकि गलती से निकल गया होगा, ये भी हो जाता है। देखिए कई बार होता है ना, अच्छा उनको मोदी मोदी सबके दिमाग चल रहा है, बोलना अभी वाला है कार्यकर्ताओं को तैयार करने के, बिहार वाला। एक फैक्ट चेक ले लेते हैं ना रोहन, तो सरकार में क्या हो रहा है देख पता करते रहते हैं। मेरे को लगता है कि सबसे पहली बात तो इनका जो मुकाबला है इस समय का, वो तो चिराग पासवान से 5 सीटें वो लेके आ रहे हैं, 4 सीटें ये लेके आ रहे हैं, 12 बीजेपी 12 जेडीयू, 5 से भी कम सीटों पे पड़े हुए हैं, 4 पे, और बात कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेंगी। पहले आप चिराग पासवान से तो लड़ने का, दिल्ली की सरकार में कोई झंझट है क्या जो लालू यादव बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए कि एक तरफ जेडीयू और दोनों की रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी है, 5 कमेटी बनी है, दोनों में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, टीडीपी की भी हो रही है, जेडीयू की भी हो रही है, तो कहाँ से संकलन खराब होने के संकेत आ रहे हैं? मुझे तो कहीं पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप हीरोज से मिल रहे हैं, ओलंपिक जाने वालों से मिल रहे हैं, चेहरे पे आप उनके कहीं हताशा देख रहे हैं किस तरीके से वापस जब वो, और पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद में अलग अलग जेडीयू से अलग मीटिंग हुई है उनकी और टीडीपी से अलग मीटिंग हुई है, दोनों के नेताओं से 16 उनके लोग आए और 12 इनके लोग आए। तो जब वहां पे मुलाकातें हुई हैं, प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट्री ऑफिस से अपने बीजेपी के कार्यालय में पार्लियामेंट में बैठ के उन लोगों से दोनों से मीटिंग ली है पर्सनली, और दोनों को ये संकेत दिए हैं कि आप हमें भी विचार बताइए और आगे बढ़ने के लिए, और पार्लियामेंट में कमेटी में उनका नाम इंक्लूड किया। पूरे एक यूनिट की तरह है, यूनिट की तरह चल रहा है। जैसे पहले किसी त्यागी जी का भी स्टेटमेंट है ना हमारे पास, किसी त्यागी का सुनवा दीजिए, जेडीयू के नेता। मैं इसे बहुत गैर गंभीर बचकाना बयान मानता हूं। अभी जो संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव हैं
उसमें जो अंकगणित है वो समूचा एनडीए के पक्ष में है। 295 प्लस बहुमत से काफी आगे का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। शायद लालू जी का स्मरण शक्ति कमजोर होने की वजह से अंकगणित भी कमजोर हुआ हो और वो बहुमत से काफी पीछे हैं। वो साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में इसको ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। उनकी भी जानकारी है कि ये सरकार अडिग है, इसके दो मजबूत कंधे हैं जिसमें जेडीयू है और टीडीपी है, और ये दोनों दल इसके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किसी भी सवाल पर हमारा कोई नीतिगत मतभेद उनसे नहीं है। देखिए साहब, बहुत कई बातें कह दी केसी त्यागी जी ने। ये नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंट हैं, उनके करीबी हैं। इन्होंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं लालू जी, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ उलझाओ, थोड़ा कहीं तो कंफ्यूजन पैदा करो, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक उन्होंने लेकिन आज चीज स्पष्ट की, मतलब मुझे अच्छा लगा कि इसका जवाब आया, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बैसाखियों वाली सरकार है। तो उन्होंने कहा हम बैसाखी नहीं, हम कंधे हैं इस सरकार के। हालांकि बैसाखी कंधे के नीचे ही लगती है, नीचे ही लगती है। नहीं, लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, और ये मैंने एक बार पहले भी कहा था, कभी भी ऐसे सहयोगी दल किसी नेता के लिए नहीं बोलते हैं जिस तरह से संसद के केंद्रीय कक्ष में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बोला। बाकी चीजें ठीक है, पावर बैलेंस तो चलता ही है भाई, राजनीति वो करने आए हैं, कोई आश्रम तो उन्होंने खोला नहीं है, सूरजपाल की तरह फ्रॉड तो करना नहीं है, वो तो राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति में तो यही सब तरीके होते हैं, दबाव बनाना है, थोड़ा मंत्री पद लेना है, थोड़ा पैसा लेना है, थोड़ा राज्य में आ जाए। लेकिन ओवरऑल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के लिए, हालांकि ये कहते हुए मैं फिर कह दूं कि नीतीश जी को चाहिए कि अपना उत्तराधिकारी खोज लें, वो बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैं कहते हुए कह रहा हूं यहां मैं एकदम। लेकिन सरकार कहें केंद्र सरकार, उसमें कोई दिक्कत है, रंच मात्र दूर दूर तक उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, 240 का नंबर जो है ना, वो बता रहा है कि दूसरा कोई सरकार नहीं बना सकता। असल मुद्दा ये है, दूसरा कोई मुद्दा तो उसके पीछे है, बड़ा मुद्दा है 240 ऐसा नंबर है कि कोई और सरकार बना ही नहीं सकता। 99 पे कांग्रेस खड़ी है भाई, ये सब जोड़ के चलेंगे तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो लौट जाएंगे गांधीनगर? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होगा। जब नतीजा आया 240 भाजपा के आए, उस वक्त ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही थी। अब नहीं होती है इतनी बातें इस बात की, ये 240 बड़ी जल्दी बढ़ेगा। अभी से काम पर लगा दिया होगा, गया होगा लोगों को कि भाई ये 240 या 293 को बढ़ाओ, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, मैं बताऊं सौरभ, आप ध्यान से इस बात को समझ भी लीजिए। नंबर्स की गेम एक अलग बात है, लेकिन इस महाभारत और रामायण में प्रधानमंत्री के ना तो कोई कैकेयी है और ना कोई मंथरा है। ठीक है, कोई कैकेयी नहीं है और कोई मंथरा नहीं है। किसी की डिमांड नहीं है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बने। वो इंडिया की शर्तें नहीं है। इंडिया गठबंधन में जरूर है, आपस में लड़ाई है कि केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं, कोई राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, कोई अखिलेश यादव को, कोई ममता बनर्जी को, आपस में सीनियोरिटी की लड़ाई है, कोई पवार साहब को। यहाँ पे कोई ना तो कैकेयी है ना कोई मंथरा है, किसी की डिमांड है ही नहीं। ये एनडीए के नंबर बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि वहां से लाओ, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो। तो आप तोड़ेंगे कहां से? 240 तो एक कंसोलिडेटेड नंबर है। सिग्नल्स तो यहां से ये आ रहे हैं कि रेवंत रेड्डी अपने एमपीज को तोड़ के लाना चाहते हैं। ना एनडीए बीजेपी कहीं दूसरी ओर तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है क्या? 40 से 270 एक वो डर जरूर हो सकता है, उस डर के कारण ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन ये सरकार, मैं आपको बता दूं, 5 साल भी चलेगी। कोई भविष्यवाणी यहाँ पे सच नहीं होने वाली। जिसकी भी है, जो भी भविष्यवाणी होनी थी वो हो चुकी है 240 पे आके। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए 240 से 272 वाला आंकड़ा तो इसलिए नहीं आएगा, बहुत वैसे नंबर्स हैं, लेकिन जो इनके साथ लोग हैं उनमें से कोई भी जाने वाला नहीं है। वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, जब आप 234 की बात कर रहे हैं विपक्षी ब्लॉक के साथ, तो 99 से जोड़िए ना आप, यहां 240 से 272 पहुंचना है। किसी एक के जाने आने से नहीं होगा। और जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्या ये नंबर बढ़ जाएंगे, जहां गुंजाइश होगी वो जरूर बढ़ेंगे, वो मतलब इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और अभी अलग अलग जगह पर जिसको कहते हैं कि चुनाव की अगर स्थिति कुछ जगहों पर बनेगी, कुछ जगहों पर पार्टी इधर से उधर जाएगी, तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं, अभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए। आपने रेवंत रेड्डी का नाम लिया था अभी किसी सिलसिले में, क्यों? नहीं, क्योंकि रेवंत रेड्डी अभी आए, मुलाकात हुई, अमित शाह जी से हुई, जेपी नड्डा से हुई, और उसके बाद पीयूष गोयल जी से भी हुई। तो कहीं ना कहीं सिर्फ डिमांड्स देने नहीं आ रहे हैं, वो इंडिकेशन देने भी आ रहे हैं अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए कि कल को अगर बंटवारा होता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में प्रधानमंत्री को लेके और इंडिया गठबंधन में इन बातों को लेके, तो रेवंत रेड्डी क्योंकि एबीवीपी से निकल के गए हुए हैं, ये भी मैं बता दूं कि एबीवीपी से निकल के उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। जानते हैं, उन पर शक कर रहे हैं आप?
उनकी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं। नहीं, राहुल जी करते हैं। राहुल जी ने तो उनको बनाया हाँ, मुख्यमंत्री, लेकिन क्या राहुल बात जी कर तो कहते हैं कि हर जगह संघी बिठा दिया है। नहीं, हाँ, देखिए ठीक है, बिठा दिया 240 का जो नंबर है ना, उसमें हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि दूसरी तरफ कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जो उसको 272 तक पहुंचा सके। 99 से 272 पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल सफर है, और इवन 233 पर भी आप हैं तो 233 भी 272 पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक 240 का ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के पास है। चलें, ठीक, तो इसलिए ये संभावना कम लगती है। लेकिन लालू जी जो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर उसको लेना चाहिए, और उनका पर्पस तो सॉल्व हो गया जब आपने आधा घंटा उनसे चर्चा कर ली। तो थैंक यू लालू जी, हमने बोल दिया। थैंक यू लालू जी।